नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए खबरों की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन इसी से पहले हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने जमकर पीटा। लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर प्रदर्शन में फाउंडर पर अभिजीत दिपके है, उन पर जो है हमला हुआ है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन में ये बवाल हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रदर्शन रखा था और उसी बीच कुछ लोग आकर अभिजीत दिपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन पर हमला कर देते हैं। जयपुर में ये विरोध जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। हम इसी खबर को आपको विश्लेषण में समझाते हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है वो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसने राजनीति और छात्र आंदोलनों की पारंपरिक तस्वीर को बदल कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आई ये युवा मुहिम 15 जून को यानी कि आज जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो प्रशासन ने शुरुआत में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था, बाद में सीमित और सशर्त अनुमति देने की चर्चा भी सामने आई। लेकिन ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभिजीत दिपके पर हमला हुआ। वो एक प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें साफ तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो छात्रों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर वो छात्रों की भलाई नहीं कर पा रहे हैं तो। और यहाँ पर अभिजीत दिपके का जयपुर में प्रदर्शन होना था आज, और वो प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान अचानक अभिजीत दिपके पर हमला होता है। अचानक से थप्पड़ों की बौछार जो है वो शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इसमें आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ माहौल उसके बाद और बिगड़ गया। बेशक यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने उन हमलावरों को पकड़कर जमकर पीटा, लेकिन आप सोचिए कि क्या ये साजिश हो सकती थी या फिर क्या ये मतलब था कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को ऐसे हमला करने का उनके ऊपर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और छात्र समुदाय के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है और इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दिपके ही कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि उसका उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाना। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन अभियान शुरू किया है और जयपुर का प्रदर्शन भी उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन की शैली बाकी राजनीतिक प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग थी। आयोजकों ने समर्थकों से अपील की थी कि वो प्रदर्शन में फूल, किताबें और तिरंगा लेकर आए। ना तो आक्रामक नारेबाजी होगी, ना ही किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा। दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य शहरों में हुए प्रदर्शनों में भी युवाओं ने कॉकरोच स्मारक जो है वो पहनकर, कॉकरोच जो मास्क है, माफी चाहूंगा, कॉकरोच मास्क पहनकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी। और आंदोलन का संदेश है कि लोकतंत्र में असहमति को भी सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जयपुर में यह प्रदर्शन को लेकर अनुमति विवाद ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा चर्चाओं में ला दिया है। फिलहाल अब पूरी देश की निगाहें अभिजीत दिपके पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर अभिजीत दिपके का कहना है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक ये जो युद्ध है, एक तरीके से जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वो रुक ना जाए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ में अभिजीत दिपके पर हमला हुआ है, जबकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। अभिजीत के इर्द गिर्द पुलिस प्रशासन थी, लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ। फिर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उन हमलावरों को पकड़कर जो है पीटा जा रहा है, जो है समर्थकों द्वारा, अभिजीत दिपके के समर्थकों द्वारा। अब सोचने वाली बात है कि जयपुर में इतनी बड़ी चीज़ होना ये अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर जाता है, क्योंकि लगातार सोचने वाली बात है एक तरीके से। क्योंकि आप सोचिए कि जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हताशा देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला। और आज जयपुर के प्रदर्शन में इतना बड़ा बवाल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से साबित कर जाती हैं कि अब सीजेपी का मुद्दा केंद्र तक पहुंचता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर जारी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पार्टी में बगावत और टूट की खबरों के बीच अब टीएमसी विधायक और वरिष्ठ नेता नयना बंदोपाध्याय का बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। नयना बंदोपाध्याय ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी की असली ताकत आज भी ममता बनर्जी है और कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ और ही बयां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है। हाल के दिनों में कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला और ये तस्वीरें उसी का सबूत है। एक अलग खेमे की गतिविधियां तेज हुई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका जो है वो तब लगा जब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी रहे सुदीप बंदोपाध्याय भी बागी गुट के साथ नजर आए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई। इसी सियासी उथल पुथल के बीच नयना बंदोपाध्याय का बयान टीएमसी नेतृत्व के लिए राहत माना जा रहा है और नयना ने संकेत दिया है कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं लेकिन ममता बनर्जी का नेतृत्व अब भी निर्विवाद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नयना जैसे नेताओं का खुलकर सामने आना ये दर्शाता है कि टीएमसी में बगावत के बावजूद ममता समर्थक खेमे की पकड़ जो है वो पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। और दूसरी ओर संदीप बंदोपाध्याय का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व कर चुके सुदीप बंदोपाध्याय लंबे समय तक ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। ऐसे में उनका बागी गुट के करीब जाना टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और हाल ही में पार्टी संगठन में भी कई बदलाव किए गए हैं और सुदीप बंदोपाध्याय को कुछ अहम जिम्मेदारियों से हटाया गया है। टीएमसी नेतृत्व लगातार संगठन को जो है मजबूत करने और असंतुष्ट नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में संगठनात्मक फेरबदल कर कई नई चेहरों की जिम्मेदारी दी है। इसे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई अब एक नए चरण पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ बागी खेमा है जो अपनी ताकत दिखाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ नयना बंदोपाध्याय है, उनके जैसे नेता है जो ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी संकट से कैसे निकलती है और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर पार्टी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले पाती है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम एशिया की। करीब 3.5 महीने से पश्चिम एशिया में तनाव जारी है, संघर्ष जारी है और अब उसी के बीच एक बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समझौते की पुष्टि की, जबकि ईरान की ओर से भी इस दिशा में सहमति बनने के संकेत दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर जो है 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले समारोह में किए जाएंगे। यह समझौता सिर्फ दो देशों के बीच तनाव कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। और समझौते के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलने का है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पिछले महीनों में इस मार्ग पर बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला था और अब इस मार्ग के खुलने से वैश्विक बाजारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समझौते में अमेरिकी नाकेबंदी को समाप्त करने और समुद्री व्यापार को सामान्य बनाने जैसे प्रावधान भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह अंतिम शांति समझौता नहीं है, बल्कि एक शुरुआती ढांचा माना जा रहा है। इसके तहत अगले 60 दिनों तक दोनों पक्ष जो है बातचीत जारी रखेंगे और इस दौरान ईरान ने परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। यही वो मुद्दे हैं जिन पर अब तक दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा मतभेद रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि असली चुनौती अभी बाकी है और आने वाले 2 महीने इस समझौते की सफलता तय करेंगे। इस समझौते का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वागत हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में संयुक्त बयान जारी कर इसे कूटनीति की बड़ी सफलता बताया है और संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने भी उम्मीदें जताई है कि ये पहल क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों की भूमिका भी
मध्यस्थ की भूमिका भी सराहना की जा रही है उनकी भी। और कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी ये सहमति सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़ा घटनाक्रम है। यदि आने वाले दिनों में ये समझौता जो है सफलतापूर्वक लागू होता है तो इससे न केवल क्षेत्रीय तनाव कम होगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में होने वाली औपचारिक हस्ताक्षर समारोह और उसके बाद की वार्ताओं पर टिकी हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पटना की, क्योंकि पटना में चर्चित कोचिंग विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रिहाई के बाद रोशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी बीच ज्ञान बिंदु एकेडमी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटे और विरोध प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया गया। इस पूरे मामले ने बिहार के कोचिंग जगत में चल रही प्रतिस्पर्धा और विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल विवाद की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और तोड़फोड़ की घटना से हुई थी। पुलिस ने इस मामले में रोशन आनंद समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और बाद में रोशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद ने यह भी कहा कि मामले की जो है जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। प्रिंस यादव की मौत ने इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। प्रिंस यादव रोशन आनंद के छोटे भाई थे और उन्हें भी पहले दर्ज मामले में आरोपी बनाया गया था। हाल ही में नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में उनका शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था और इस घटना के बाद परिवार और समर्थकों ने कई सवाल उठाए। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से मौत के कारणों को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। रोशन आनंद की रिहाई के बाद ज्ञान बिंदु एकेडमी में समर्थकों की भीड़ जुटी। छात्रों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और अपने शिक्षक के समर्थन में नारे लगाए। दूसरी ओर खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच चल रही लंबे समय से प्रतिस्पर्धा भी एक बार फिर चर्चा में है। पटना के कोचिंग बाजार में दोनों संस्थानों का बड़ा प्रभाव माना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की कोचिंग उद्योग, छात्रों की भावनात्मक भागीदारी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन विवाद और टकराव की स्थिति छात्रों के भविष्य पर असर डाल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें प्रिंस यादव मौत मामले की जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में यह मामला और राजनीतिक और साथ ही सामाजिक रंग ले सकता है। तो चलिए मेरे साथ बस फिलहाल इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा TV7 भारत के साथ। नमस्कार।